बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में ख़ास तौर पर मैंने उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना था जो क्विज़ के हवाले से तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस ड्रॉप किए थे और मैंने इसीलिए ये क्लास अरेंज की थी ताकि आप लोगों का क्विज़ जो है वो अच्छा हो सके। ठीक है, अब पहले तो तुम लोग ये बताओ कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है इन टॉपिक से तो वो पूछ लो, वरना फिर जो बाद में जो दूसरे टॉपिक्स हैं फिर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है एपिलेप्सी या जो हमारा एंटी डिप्रेशन का चैप्टर है उसमें से किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो मैम, मुझे तो नहीं है क्योंकि आपसे मैंने जो भी क्वेश्चंस थे वो साथ ही साथ पूछ लिए थे लेक्चर जब हो रहे थे आपके। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो तुम लोग अवेलेबल हो या किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है कोई इसके हवाले से या कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। अच्छा ठीक है, जो मेरे पास क्वेश्चन है मैं उनको डिस्कस कर लेती हूँ। कुछ एक दो बच्चों ने कहा था कि उनके घर लाइट का भी इशू है और उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो एपिलेप्सी है उसमें एबनॉर्मल डिस्चार्ज से उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तुम लोगों में से कोई बता सकता है कि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या है? एपिलेप्सी में एबनॉर्मल डिस्चार्ज का क्या मतलब है? ईमान तुम बताओ मुझे। ईमान क्वेश्चन का आंसर करो। आमना रईस, आमना मौजूद है? तंजा, किसी को भी नहीं मालूम कि एपिलेप्सी में एबनॉर्मल डिस्चार्ज किसे कहते हैं? मैम, अगर न्यूरॉन से मतलब जिस तरह आपने जो आपने बताया था कि ग्रे मैटर से अगर कोई, मैम मैंने फिलहाल अभी टॉपिक को रिव्यू नहीं किया बट थोड़ा बहुत जो है कि जो न्यूरॉन से एबनॉर्मल डिस्चार्ज की वजह से जो सीजर्स जनरेट होते हैं उनके बारे में आप पूछ रही हैं। जी, मैं यही पूछ रही हूँ कि एपिलेप्सी में ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज का स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और मैं तुम्ही लोगों से इसीलिए पूछ रही हूँ। और कल तो मेरे ख्याल से तुम लोगों का क्विज है तो अभी तक तुम लोगों ने तैयारी नहीं की। मैम एक्चुअली हमारा कल भी एक क्विज था एनालिसिस का, तो उससे फ्री होके आज एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। और चलो मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। देखो, एपिलेप्सी के अंदर बेसिकली जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हो रहा होता है, ये जो नॉर्मल एक वेव्स बनती हैं, अगर आप ईईजी के ऊपर देखें, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोकार्डियोग्राफ के ऊपर, तो ये उससे डिफरेंट हो जाता है, यानी नॉर्मल पैटर्न से हट जाता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लगता है। और इस एबनॉर्मल डिस्चार्ज में मैंने दो चीज़ें बताई थी कि कन्वर्जन हो भी सकते हैं और कन्वर्जन नहीं भी हो सकते। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो आपके मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो भी सकती है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। तो it could be associated with convulsion और it could not be associated with convulsion, दोनों चीजों के साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, अच्छा ठीक है मुझे ये मैम। बताना, क्या तुम लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे जो मैं शेयर कर रही हूँ? क्या तुम लोग स्क्रीन देख सक रहे हो? जी जी मैम। मैम। यस मैम। ओके गुड।
मैं इसी में बताना चाह रही थी। ये देखो, कन्वर्जन में मैंने बताया था कि कन्वर्जन बेसिकली अनकंट्रोलेबल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, और सीजर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं। अब ये एसोसिएट हो सकते हैं सीजर्स के साथ, और हो सकता है कि ये सीजर्स के साथ एसोसिएटेड ना भी हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आती हैं बिहेवियर, मूवमेंट, फीलिंग्स और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर किसी को 2 या 2 से ज्यादा सीजर हैं तो हम कहते हैं कि उस पेशेंट को एपिलेप्सी है। ठीक है, तो ये वो बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं कि कन्वर्जन क्या है, सीजर क्या है और एपिलेप्सी क्या है। और इसमें अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि क्यों अगर सीजर है तो कन्वर्जन क्यों है, और ऐसा क्यों है कि अगर सीजर है तो कन्वर्जन क्यों नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में अफेक्ट हो रही है तो जरूरी नहीं कि उसकी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन भी वहां अफेक्ट हो रही है। और सम टाइम ऐसा होता भी है कि इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस अगर हो गई हैं तो साथ में कन्वर्जन भी हो सकते हैं, यानी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन एपिलेप्सी की डिजीज उस वक्त होगी जब 2 या 2 से ज्यादा सीजर्स हैं वो एक साथ जो है किसी भी पेशेंट को हो रहे होंगे तो हम कहेंगे कि उसको एपिलेप्सी है। यहाँ पर ये देखो, सीजर सिंगल अकरेंस है, वेयर एज एपिलेप्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 और मोर अनप्रोवोक्ड सीजर। और सीजर खासतौर पर एबनॉर्मल, एक्सेसिव और हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज है न्यूरोनल एक्टिविटी। सही है, मेरा ख्याल से अब तुम लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये क्योंकि स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें एपिलेप्सी और कन्वर्जन और सीजर में क्या प्रॉब्लम है। मैम मतलब कन्वर्शन और सीजर्स दोनों इंटर रिलेटेड हो सकते हैं? दोनों इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब कन्वर्जन वैसे अलग चीज है, लेकिन एपिलेप्सी के साथ कन्वर्जन हो भी सकता है और एपिलेप्सी के साथ सॉरी सीजर के साथ कन्वर्जन हो भी सकता है और सीजर के साथ कन्वर्जन नहीं भी हो सकता। अब एपिलेप्सी वो डिजीज है कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सीजर्स होंगे तो वो एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी में यानी कन्वर्जन हो भी सकता है और नहीं। समझ आई बात की? हैव यू जी गॉट मैम। माय पॉइंट? यानी जी epilepsy जी। could be associated with conversion and it could not be associated with conversion। और एपिलेप्सी खुद क्या है, एपिलेप्सी में 2 या 2 से ज्यादा सीजर होंगे, और सीजर क्या है, सीजर एक सिंगल अकरेंस है जिसमें ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाए। सही। जी मैम। ठीक है, तो ये एपिलेप्सी में आप देखें रिकरेंट सीजर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विद और विदाउट बॉडी मूवमेंट। यहाँ खास बात क्या लिखी है कि विद और विदाउट बॉडी मूवमेंट यहाँ पर हो सकती है। बॉडी की मूवमेंट हो भी सकती है और बॉडी की मूवमेंट नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये देखो लास्ट वाला पॉइंट, विद और विदाउट बॉडी मूवमेंट। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, 50 मिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करता है। 10% पॉपुलेशन जो है उनको एटलीस्ट 1 सीजर होता है इन देयर लाइफ टाइम। सही है, ये समझ आ गया? जी मैम। और कंटेजियस नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे को लग जाएगी, और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, यानी कॉग्निशन या मेमोरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो बेसिकली इफेक्ट हुई है। और इसके डिसफंक्शंस में बेनाइन हो सकता है, यूजुअली जो जेनेटिक रीजन होता है, चाइल्डहुड में हो सकती है, एडोलेसेंस में भी हो सकती है और इवन एडल्टहुड में भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके कॉजेज देखो। कॉजेज में हाई फीवर, ड्रग यूज, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, हार्ट ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन, स्ट्रोक, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज और प्रेगनेंसी, ये सब हो सकता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर। इसमें दो तरह के सीजर होते हैं, एक पार्शियल और एक जनरलाइज। पार्शियल के अंदर आपका जो ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, सिर्फ मैम जी जी मैम अगर एपिलेप्सी का कोई पेशेंट हो, वो किसी स्ट्रेस कंडीशन में भी उनको सीजर से स्टार्ट हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस? हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्ट्रेस तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है बेटा, स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और स्ट्रेस जितनी भी डिजीजेज होती हैं उन सबको एग्रेवेट कर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस है, और ऐसे पेशेंट जो हैं उनको लाजमी स्ट्रेस की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ये बिल्कुल एक ऑब्वियस सी चीज है। ओके, ओके मैम। जी जी मैम। तो देखो अब सीजर की क्लासिफिकेशन में दो आपके पास बनेंगे, एक पार्शियल और एक जनरलाइज। पार्शियल की खास बात ये होती है कि इट ओरिजिनेट ओनली इन द वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपके ब्रेन के अगर आप पोर्शंस देखें तो वो दो हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब वो राइट से ओरिजिनेट हो या लेफ्ट से, ब्रेन के किसी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम होगी तो हम कहते हैं कि ये पार्शियल सीजर है, और अगर दोनों से ओरिजिनेट हो रहा है तो फिर वो जनरलाइज्ड। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। पार्शियल को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, सिंपल तो सिंपल है बिल्कुल, और कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर यूजुअली दो या दो से ज्यादा सीजर मिल जाते हैं, और वो यूजुअली जा रहे होते हैं फिर जनरलाइज्ड की तरफ अक्सर, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं। और जनरलाइज्ड जिसमें दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं उनकी फर्दर टाइप्स हैं एब्सेंस, मायोक्लोनिक, टॉनिक क्लोनिक, टॉनिक और एटॉनिक। और इन सब के डिफरेंसेस तुम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इनको यू शुड डिफरेंशिएट कि एब्सेंस में क्या होगा, मायोक्लोनिक में क्या होगा, टॉनिक क्लोनिक में क्या होगा, एटॉनिक में क्या होगा। सही है भाई, बच्चों समझ आ रहा है ये? जी जी मैम। अगर यहाँ पर कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। ओके मैम। अब देखो ये हो गए आपके पार्शियल या फोकल सीजर। पार्शियल में हमने इसको दो में कैटेगराइज किया है, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल, अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है तो ये दोनों ही पार्शियल या फोकल या लोकल यानी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट होंगे। लेकिन सिंपल सीजर्स में कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है, इम्पेयरमेंट नहीं होती कॉन्शियसनेस। लेकिन कॉम्प्लेक्स सीजर में इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाती है। ये बेसिकली सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस है, अदरवाइज ये दोनों हैं पार्शियली, यानी एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, विद मोटर सिम्टम्स, स्पेशल सेंसरी और सोमैटोसेंसरी सिम्टम, विद साइकिक सिम्टम, सिंपल पार्शियल ऑनसेट फॉलोड बाय, या तो इम्पेयरमेंट होगी कॉन्शियसनेस की, और या फिर कॉन्शियसनेस जो है वो ऑनसेट के वक्त इम्पेयर्ड हो जाएगी। दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड होगी जरूर कॉम्प्लेक्स सीजर्स के अंदर। तो इस तरह से यू कैन रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सीजर्स। के सिंपल में कॉन्शियसनेस पेशेंट की इम्पेयर नहीं होगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस भी इम्पेयर हो जाए। सही बेटा, ये समझ आ गया? बच्चों मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? जी मैम, आ गया समझ। ओके, आगे चले। यस मैम। नाउ दीज आर पार्शियल सीजर्स। आप ये देख सकते हैं कि ये देखो स्क्रीन पे तुम लोग देख रहे होगे कि उसकी एक साइड पे कैसे जर्किंग हो रही है, हाफ साइड ऑफ द फेस। यहाँ पर आप लोग देखें उसमें हाफ साइड ऑफ द फेस जो है वहाँ जर्किंग हो रही है, यानी पेशेंट अच्छा भला वहां पर मौजूद है, और एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है यहाँ से एक कॉर्टिकल रीजन में उसके ओरिजिनेशन का मसला आ रहा है। यहाँ एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो रही है, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस है। सबसे अहम बात यह है कि क्योंकि ये सिंपल पार्शियल सीजर्स हैं तो पेशेंट यहाँ पर कॉन्शियस है। ऐसा नहीं है कि उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो गई, वो गिर गया या वो बेहोश हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स में कॉन्शियसनेस जो है वो लाजमी इम्पेयर्ड होगी। इसमें ऑरा हो सकता है, ऑरा की टर्म अक्सर आती है, मैंने इससे पहले तुम लोगों को लेक्चर्स में भी बताया। ऑरा में तुम लोगों ने ये लाजमी याद रखना है कि देयर इज परसेप्शनल डिस्टर्बेंस, परसेप्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइट, एन अनप्लेजेंट स्मेल और कंफ्यूजिंग थॉट और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसको आप ऑरा कहते हैं। कोई ऐसी चीजें नजर आने लगे परसेप्शन से, कोई स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है या कोई अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, तो हम कहते हैं कि उस पेशेंट को ऑरा भी है। और जनरलाइज हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिफ्यूज होता है और ये बोथ हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट हो रहा होता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसमें टॉनिक क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक। और टॉनिक का मतलब होता है जर्किंग, सॉरी, टॉनिक का मतलब होता है स्टिफनिंग और क्लॉनिक का मतलब होता है जर्किंग। ये देखें आप, पेशेंट बिल्कुल स्टिफ हो गया, उसके बाद उसको जर्क आ रहे हैं। अब ये बारी बारी फेजेस आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि पेशेंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये नजर आ रही है तुम लोगों को पिक्चर बच्चों? ये मैंने अपने उसमें लेक्चर में भी डाली है ऑलरेडी। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? ठीक है बच्चों, आप लोग इसको गो थ्रू कर लो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, फिर हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो फिर अल्लाह हाफिज।